तो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो अरावली रेंज है वहाँ पर जो पहाड़ 100 मीटर से ज़्यादा है उसे हम अरावली रेंज में गिनेंगे, और जो पहाड़ 100 मीटर से कम है उसे हम अरावली रेंज में नहीं गिनेंगे। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ऐसे नियम हम इसलिए बनाए हैं ताकि यहाँ पर जो माइनिंग हो रहा है उस चीज़ को हम रोक पाएंगे। यानी कि उनका कहना है कि 100 मीटर से जो ज़्यादा पहाड़ है वहाँ पर हम माइनिंग होने नहीं देंगे, लेकिन 100 मीटर से जो कम पहाड़ है उसे हम माइनिंग करने के लिए देंगे। सिंपल भाषा में गवर्नमेंट यही कहता है कि अरावली प्रोटेक्टेड है। रूल्स और नियम होता है वो ये कहता है कि जो इलीगल माइनिंग हो रहा है वो बैन है, लेकिन इतने सारे रूल्स और नियम होने के बावजूद भी आज के टाइम पे ये जो अरावली रेंज है यहाँ पर इलीगल माइनिंग क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो अरावली रेंज है वो इतने ज़्यादा क्रूशियल क्यों है और इसे प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ साथ यदि ऐसे नियमों से उसके डिस्ट्रक्शंस होते हैं तो इससे हमें नुकसान क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो अरावली रेंज है वो होती क्या चीज़, क्योंकि जब तक इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी तब तक इसके जो डिस्ट्रक्शन की इम्पैक्ट है वो समझ में नहीं आएगी। तो हमारे देश में करीब 7 मेजर माउंटेन रेंज है, जैसे कि द हिमालय, द अरावली, सतपुरा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और पूर्वांचल। तो ये जो अरावली रेंज है वो हमारे इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है, और ये जो अरावली रेंज है इवन इफ की हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है, और ये जो अरावली रेंज है वो 1.5 बिलियन से लेकर 2.5 बिलियन साल पुराना है। और ये जो अरावली रेंज है वो 670 किलोमीटर तक फैला है, और ये करीब 4 स्टेट में फैला है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और आज के टाइम पे जो आप दिल्ली एनसीआर की शेप देख रहे हो उसकी शेप को डिज़ाइन देने में और उसकी शेप को परफेक्ट करने में ये जो अरावली रेंज है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यदि आप कभी माउंट आबू के बारे में सुने होंगे या फिर वहाँ पर गए होंगे तो आपने गुरु शिखर के बारे में सुने होंगे, जो कि अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ये जो अरावली रेंज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 स्टेट में फैला हुआ है, तो ये सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की इकोलॉजिकल बोन है। लेकिन ये जो अरावली रेंज है वो सिर्फ एक पत्थर का ढेर नहीं है, ये एक नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम है। ये जो अरावली हिल्स है ये थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ बढ़ने के लिए रोक रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि ये अरावली रेंज नहीं होता तो जो राजस्थान की जो रेगिस्तान है वो धीरे धीरे हरियाणा और दिल्ली तक भी पहुंच जाता। इसके जंगल की जो मिट्टी और पहाड़ है वो जो बारिश की पानी होती है उसे ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर रहता है वो रिचार्ज होता है, और इसी पानी गुड़गांव और फरीदाबाद की लाइफलाइन है। इसका मतलब यही है कि जब हम अरावली रेंज को तोड़ रहे होते हैं सिर्फ पहाड़ को तोड़ नहीं रहे होते हैं, हम अपना फ्यूचर, अपना पानी और अपनी हवा को तोड़ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यही आता है कि यदि अरावली रेंज इतनी ज़्यादा पुरानी है तो आज हम इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हवा की। तो राजस्थान की जो थार डेजर्ट है तो वहाँ पर जो लाखों टन डस्ट पार्टिकल्स है वो हर साल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये जो अरावली रेंज है ये एक नेचुरल वॉल की तरह काम करता है। वो इस डस्ट पार्टिकल्स को दिल्ली एनसीआर तक पहुँचने के लिए काफ़ी हद तक रोकती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो अरावली रेंज की जो डैमेज है वो डायरेक्टली दिल्ली एनसीआर की जो एयर पोल्यूशन है उसके साथ कनेक्टेड है। तो पहाड़ कम होंगे तो PM 2.5 और PM 10 जैसे पार्टिकल्स जो है वो और भी ज़्यादा होंगे। तो अब बात करते हैं पानी की, जो कि नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़ी क्राइसिस बन चुका है। तो ये जो अरावली रेंज है उसकी जो मिट्टी और पहाड़ है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक नेचुरल सिस्टम है। जो बारिश की पानी होती है वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाता है, और मिट्टी के अंदर जाने के बाद जो ग्राउंड वाटर रहता है उसे रिचार्ज करता है, और गुड़गांव, फरीदाबाद और अलवर जैसे शहरों की जो ग्राउंड वाटर है वो डायरेक्टली इसे अरावली रेंज की जो ग्राउंड वाटर होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब माइनिंग्स होते हैं, पहाड़ को तोड़ दिए जाते हैं, तो ये जो अंडरग्राउंड के जो वाटर चैनल्स होते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, और इसका रिजल्ट होता है कि वाटर बैलेंस खत्म होना, जिसकी वजह से लोगों को टैंकर की पानी ऊपर डिपेंड करना। और उसके बाद आता है सबसे बड़ी रीजन जो है कि क्लाइमेट बैलेंस। ये जो अरावली रेंज है वो वेजिटेशन टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो यदि हम लोग जंगल को तोड़ देंगे या फिर काट देंगे तो जो हीट वेव्स है या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। तो सीधी सी बात यही कहूँगा कि यदि हम लोग अरावली रेंज को तोड़ देंगे, सिर्फ ये एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन का सर्वाइवल इशू भी है। और ये अरावली नेचुरल इकोलॉजिकल बैरियर की तरह फर्टाइल प्लेन्स और जो थार डेजर्ट के बीच की काम करता है, जिसके चलते जंगल होने की वजह से यहाँ पर बहुत जीव जंतु भी रहते हैं। अब तक हमने इस वीडियो के माध्यम से ये समझा कि ये जो अरावली रेंज है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि अब अरावली के साथ हो क्या रहा है।
यहाँ पर आरावली के साथ सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलीगल और अनकंट्रोल्ड माइनिंग। तो राजस्थान और हरियाणा की कई जगह पर क्या हो रहा है कि जो पत्थर और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए ये जो आरावली रेंज है उसको तोड़ दिया जा रहा है। और ये जो माइनिंग है वो इतनी गहरी हो चुकी है कि कई जगह पर जो हिल की स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया है। और ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, इससे ये होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जिनका रिपेयर प्रैक्टिकली नामुमकिन है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि रियल एस्टेट एक्सपेंशन, फार्म हाउस, रिजॉर्ट्स, लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और रोड्स, और ये सब आरावली के इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर बन रहे हैं। तो पेपर पर ये सब जो प्रोजेक्ट्स है उसे इलीगल दिखाया जा रहा है, लेकिन अंडरग्राउंड रियलिटी यही है कि जो फॉरेस्ट है उसे काट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पहाड़ है वो फ्लैटन हो रहे हैं और जो नेचर की बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरी और सबसे बड़ी डेंजरस चीज ये है कि हमारी लॉ में लूप होल्स। एनवायरमेंटल लॉज ये कहता है कि जिस जगह पे फॉरेस्ट है उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि जिस जगह पर हिल्स है उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि मान लो किस जगह पे फॉरेस्ट नहीं है लेकिन वहां पर एक पहाड़ है, तो इस पहाड़ होने के बावजूद भी और वहां पर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग्स लीगल हो सकती है। तो इसी लूप होल्स का यूज करके आरावली रेंज के बहुत बड़े हिस्सों को धीरे धीरे क्या कर रहा है कि अनप्रोटेक्टेड बताकर उसे तोड़ दिया जा रहा है। आरावली टूट नहीं रही है, उसे टूटने दिया जा रहा है। तो अब जब ये आरावली डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो सवाल यहाँ पर यही आता है कि क्या इसे प्रोटेक्टेड नहीं किया जा सकता है? इसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम प्रोटेक्शन के डेफिनेशन में है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस लैंड को हम फॉरेस्ट डिक्लेयर करते हैं उसी जगह को ही हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं या फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आरावली रेंज का एक बहुत बड़ी हिस्सा ऐसा है कि जो कि रेवेन्यू लैंड के अंदर में आता है। मतलब यही हुआ है कि पहाड़ होने के बावजूद भी वहां पर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट लीगली पॉसिबल हो जाती है। और इसी इशू पर सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से केस चल रहा है। तो कोर्ट ने पहले आरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इलीगल माइनिंग्स हो रहे थे उस चीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन रिसेंट लीगल इंटरप्रिटेशंस और स्टेट नोटिफिकेशन ने आरावली की जो डेफिनेशन को काफी नैरो कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यदि कोई पहाड़ आरावली रेंज में 100 मीटर से ज़्यादा है उसे हम पहाड़ के तौर पर गिनेंगे, यदि 100 मीटर से कम है उसे पहाड़ के तौर पर हम नहीं गिनेंगे। और हॉरिजॉन्टली यदि 500 मीटर के अंदर दो पहाड़ आपस में हैं तो उसे हम आरावली रेंज में नहीं गिनेंगे। यदि 500 मीटर के बाहर यदि दो पहाड़ है तो उसे हम आरावली रेंज के अंदर गिनेंगे। तो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यदि ऐसे लॉज को हम मान लेंगे तो जो आरावली रेंज के लगभग 90% ऐसे रेंज रहेंगे जो इस प्रोटेक्शन के अंदर में नहीं आएंगे। और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो या ना हो, क्वेश्चन ये है कि क्या हम आरावली रेंज को बिना डिस्ट्रक्शन किए हुए एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आरावली का केस एक क्लियर एग्जांपल ये है कि जहां पर लॉ, एनवायरनमेंट और जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि यदि ऐसे ही सब कुछ होते रहा तो इसका रिजल्ट में क्या होगा। सिंपल सी बात है कि जो आरावली रेंज है जो नेचुरल बैरियर की तरह काम कर रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और खत्म होने की वजह से कि जो थार डेजर्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, इवन इफ की दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा स्मोक डेथ, ज़्यादा PM 2.5, ज़्यादा PM 10 और ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सीधी सर सिंपल भाषा में यही कहूँगा कि जो आरावली रेंज है उसकी डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये जो नॉर्मल ह्यूमंस है उनके सर्वाइवल और उनके हेल्थ की इशू है। तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में अपनी ओपिनियन रखो। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आपको पसंद आती है और देखना चाहते हैं मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो।